हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं BHU एमएड एंट्रांस 2011 का क्वेश्चन पेपर पार्ट 2। अभी तक हम लोगों ने 2009-2010 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया विद एक्सप्लेनेशन एंड साथ में उसका एनालिसिस भी कर लिया। और अब हम लोग कर रहे हैं 2011 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें फर्स्ट पार्ट का वीडियो इसका अपलोड हो चुका है 1 to 25 क्वेश्चन तक, और आज होगा 25 ऑनवर्ड क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए ये 2011 का आपको दिख रहा है, और सारे इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है या जो भी आपके इंट्रोडक्शन दिए जाते हैं वो सारे के सारे चीज़ बताए जा चुकी हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता ना हो तो आप प्रीवियस वीडियो जब आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं न्यू 26 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अदर्स, यानी कि ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अन्य से मेल नहीं खाता, यानी जो ये 4 ऑप्शन है उसमें से कौन एक समान है, एक अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये है चार्ल्स स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, टॉरेंस एंड थर्स्टन। तो अगर आपने पढ़ा होगा इंटेलिजेंसी टेस्ट, तो इंटेलिजेंस के बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत कुछ भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि स्पीयरमैन, चार्ल्स, एल थॉर्स्टन और थॉर्नडाइक ने इंटेलिजेंसी टेस्ट दिया है। ठीक है, आई मीन इंटेलिजेंसी का जो थियोरी है उसको बनाया है, और फिर टूल्स वगैरह भी बनाए हैं बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने। तो यहाँ पे ये जो है सबने अपनी अपनी थियोरी दी है इंटेलिजेंसी की। तो जो ये ईपी टॉरेंस है इन्होंने नहीं दिया। ये टॉरेंस आई थिंक क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। जब आप पढ़े रहेंगे अच्छे से कि ये इंटेलिजेंसी, क्रिएटिविटी, ये जो भी टॉपिक हैं आप उनके सिर्फ जो मेन नाम भी है उसे भी आप याद कर लोगे साइकोलॉजिस्ट का, तो भी उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिव बिहेवियर। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक व्यवहार का मुख्य घटक नहीं है। तो जैसे ये अगर आपको याद होगा तो ये 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन कंपोनेंट नहीं है, कंपोनेंट कौन कौन से हैं, और एक आई थिंक था नहीं है। तो इसमें से यह वही क्वेश्चन हूबहू एकदम से एज इट इज़ यहाँ पे रख दिया है। तो इसमें जो होता है फ्लुएंसी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ओरिजिनलिटी होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। क्रिएटिविटी इन द सेंस हो जाएगा कि किसी नया चीज़ को डेवलप करना। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी तो होगा नहीं, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार इसमें किया जाता है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब एक होता है कि एक बात को बार बार रिपीट करना, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। द क्रिएटिव एबिलिटी में बी सूटेबल इक्वेटेड टू, सृजनात्मक क्षमता समुचित रूप से समान हो सकती है। कौन सी है? तो इसका होगा डाइवर्जेंट सोच, शायद डाइवर्जेंट थिंकिंग। यानी क्रिएटिव जो है आपको पता होगा, क्रिएटिव का मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ से आप एक चीज़ को बहुत सारे एक चीज़ का, जैसे चौक है तो चौक का आप यूज कर सकते हो लिखने में। क्लास में आप हमेशा देखते होंगे किसी को, बच्चे को देखना होगा इधर उधर उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट है, तो उसको बोर्ड पे ध्यान दिलाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। और उसके बाद चौक के बहुत सारे, जैसे अगर आपको याद हो तो हम बचपन में सूज अगर वाइट हो तो उस पर ब्लैक पड़ गए हों, तो हम क्या करते हैं, सूज वाले ब्लैक वाले जगह पे हम चौक से उस पर घस देते हैं ताकि वो ब्लैक जो है छुप जाए, ब्लैकनेस जो है छुप जाए, ताकि टीचर हमें डांटे नहीं। तो बहुत सारे यूज किए जा सकते हैं। जैसे पेन का है तो पेन से कोई बच्चा खेल सकता है, कोई लिख सकता है, कोई उसको सेल्फ डिफेंस में यूज कर सकता है, तो बहुत सारे यूज हो सकते हैं। वैसे ही तो इसे बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होता है वो संकुचित होता है। जैसे हम बहुत सारे एक पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट पे आते हैं हम, जो भी हमारा होगा एग्जाम्पल जो भी जैसे होता है ना, ये जो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड है इससे ये रिलेटेड होता है। ओके,
तो इसका आंसर जो होगा क्रिएटिविटी किससे संबंधित है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंसी। देखिए ये अभी सारा साइकोलॉजी से ही पूछा जा रहा है। तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा का औपचारिक भाग नहीं है। तो इसमें जो होता है अमूर्त चिंतन होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एडजस्टमेंट विद एनवायरनमेंट भी होता है, लर्निंग एबिलिटी भी होती है, इफेक्टिव सोशल इंटरेक्शन। ये इसका आंसर नहीं है। आप डोंट वरी, आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लो अगर आपके पास कोई बुक वगैरह नहीं है। आई नो कि ये जो पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है तो बहुत सारे बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। बहुत मतलब क्रिटिकल सिचुएशन, ज़्यादा ही क्रिटिकल कंडीशन है, तो उसके कारण बहुत सारे बच्चों के पास नहीं पहुंचा है और कुछ बच्चों के पास पहुंच चुका है। तो कोई नहीं, मैं ऐसा कोशिश करूंगी। पहले क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ इसलिए ताकि आप देखो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके पास जो भी मटेरियल हो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ो। ठीक है, और उसके बाद मैं लास्ट में आपको जो भी नोट्स होगा, या बीच बीच में मैं अभी थोड़ा बिजी चल रही हूँ, जैसे ही मैं नॉर्मल मेरी शेड्यूल होती है वैसे ही मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, मुझे खुशी हुई, मुझे नाम याद नहीं है, मीनी आई थिंक, पता नहीं, सॉरी आई डोंट नो, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। कमेंट आया था कि आप क्विज करवाओ मैम। तो क्विज में देखो मैं क्वेश्चन तो पूछ सकती हूँ, क्वेश्चन मैं पूछूंगी। ओके, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही कहा था। इससे आपको क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप कौन से क्वेश्चन को कर पा रहे हो, कैसे कितने क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे करोगे आप तो मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी, क्वेश्चन के साथ मैं ऑप्शन नहीं दूंगी। ऑप्शन इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि आपको माइंड को, अपने माइंड को मतलब एक्टिव बनाना है। अगर मैं ऑप्शन दे दूंगी तो आप ऑप्शन पे ही डिपेंड हो जाओगे। यानी कि जो होता है ना रिकॉग्निशन और रिकॉल करके करना, तो रिकॉल आप करोगे तो वो बेटर है। देख कर आप करोगे तो वो तो आप सब कोई कर लेता है, लेकिन जब आप करोगे और जो ऑप्शन मैं बताऊंगी, जो अगर आपका आंसर कुछ गलत होता है तो डोंट वरी, कोई बात नहीं। आई नो कि अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम का, तो इस टाइम तो गड़बड़ होगा ही, और जो गलत होगा उसके बाद वो कभी भी आप लोग नहीं भूल पाओगे। तो चलिए, अगर आप औरों को भी कुछ क्विज करने हैं विदाउट ऑप्शन तो आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, और कोशिश करूँगी आज से मैं क्वेश्चन को आप लोगों से पूछा करूँ। ठीक है, क्विज अपलोड किया करूँ। ठीक है, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग फर्स्ट डिवीजन, सॉरी कुछ यहाँ पे मिट चुका है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लास्ट 5 ईयर मे बी सोन बाय। तो यहाँ पे अंतिम 5 वर्षों के समय के दौरान प्रथम श्रेणी आने वाले छात्रों की संख्या को प्रदर्शित किया जा सकता है। इसका आंसर होगा बार चार्ट के द्वारा। बार चार्ट ही ऐसा है जो ये काम मतलब इसमें यूज किया जाता है। द परसेंटाइल रैंक ऑफ ए स्टूडेंट वॉज 45 इन अ क्लास टेस्ट। दिस मीन्स दैट देयर वर 45 स्टूडेंट इन द क्लास. His rank was 45th, 45 from the top. 45% classmate scores below him. 45% classmates scored above him. यानी कि कक्षा परीक्षण में विद्यार्थी का प्रतिशतांक स्तर 45 था। इससे आशय है, ये परसेंटाइल जो है पोजीशन बताता है, तो इसका आंसर होगा उसका स्तर ऊपर से 45% सहपाठी जो हैं उससे कम अंक प्राप्त किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जब पोजीशन की बात करें परसेंटाइल रैंक की, यानी कि किसी बच्चे का कक्षा में परीक्षण विद्यार्थी का प्रतिशतांक स्तर 45 था, तो इससे आशय है कि 45% जो उसके क्लासमेट्स हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, उससे कम अंक प्राप्त किए थे। ठीक है, तो 45% जो है उससे कम अंक प्राप्त किए थे, यानी पोजीशन जो है 45 है, तो क्लास में 45 है, यानी कि उससे 45 से नीचे 45% जो स्टूडेंट है उससे कम अंक प्राप्त किए हैं। A student scored at the median in a teacher-made test. This means that the student was at the average. He stood just at the middle of the class. He failed in the test. His performance was medium. यानी कि एक विद्यार्थी अध्यापक द्वारा
एक विद्यार्थी अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षण पर माध्यिका अंक, यानी कि जो एक विद्यार्थी है वो अध्यापक द्वारा परीक्षा टीचर मेड टेस्ट पर माध्यिका अंक प्राप्त करता है। इससे आशय क्या है? माध्यिका अंक यानी क्या होता है कि मीन मीडियन मोड, यानी कि जो भी अंक जो भी स्कोर दिए हुए हैं उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग वे में, डिसेंडिंग जो है डिसेंडिंग वे में उसको अरेंज कर देना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना। ठीक है, तो मीडियन जो बोल रहा है तो बीच का जो होगा उसे कक्षा का बीचों बीच का साथ छात्र समझा जाए, क्योंकि वो मीडियन अंक लाया है। तो मीडियन अंक लाया, जब हम अरेंज करेंगे जितने भी बच्चे होंगे सबको हम अरेंज करेंगे तो ऑफ कोर्स जो होगा वो बीच का छात्र होगा, क्योंकि इससे उसका जो वैल्यू की बात होती है, वैल्यूज़ की बात होती है, वो तो यहाँ पे मायने नहीं रखता। द मॉडल वैल्यू ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर इज 25। द मीन्स दैट प्राप्तांकों के वितरण की मॉडल वैल्यू 25 है। इससे आशय है कि मॉडल यानी कि मोड, यहाँ पे मॉडल वैल्यू मतलब मोड वैल्यू यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 25 की आवृत्ति सर्वाधिक हुई। मोड आप जानते होंगे, मोड वो होता है जिसमें जैसे वन एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ, जैसे 1 2 1 4 1 6 2 4 दिया हुआ है, तो इसमें मोड क्या होगा? तो 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो वैसे ही पूछ रहा है, तो 25 की आवृत्ति सर्वाधिक हुई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द NCERT? निम्नलिखित में से कौन सा NCERT के लिए सही नहीं है? It advises the government on policy. It is an research and development, research and R&D wing of MHR. Sorry, right research. Sorry, I don't know. मैं थोड़ा confused हूँ. It is regulatory body of schools. It publishes books and journals. तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन NCERT के लिए सही नहीं है? तो पहले मैं बता दूं कि नीति पर सरकार को सलाह देना, इट्स राइट। यह किताब एवं जर्नल का प्रकाशन करता है, ये भी सही है। किताब एवं जर्नल का प्रकाशन करता है, ये भी सही है। यह MHRD का जो है एक शोध एवं विकास, यस आई एम राइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है, विंग ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो शोध एवं विकास यूनिट है, ये भी सही है। थर्ड वाला यह विद्यालय के लिए नियंत्रक बॉडी है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि NCERT के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ टीचर मेड टेस्ट? It is used for long-term decision. It means it has norms. It is context specific. It usable on large group. तो ये है it is context special, क्योंकि जब टीचर मेड होता है तो टीचर जो है ये देख के करता है कि बच्चे को किसमें क्या क्या हमने पढ़ाया है, उस पर हम उसका टेस्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अदर्स? निम्नलिखित में से कौन अन्य से संबंधित नहीं है? तो अब यहाँ पे देखिए, रुचि, अभिवृत्ति, चिंता और उपलब्धि। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे ये क्या पूछना चाहता है। अपने माइंड को क्रिएटिव रखो, एक्टिव रखो कि कब कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं समझ? देखिए रुचि, अभिवृत्ति और चिंता अगर आप बात करें तो ये जो आ जाते हैं आपके कॉग्निटिव डोमेन के आ जाते हैं, सॉरी अफेक्टिव डोमेन के आते हैं ना। और ये जो है उपलब्धि परीक्षण, ये कॉग्निटिव अचीवमेंट की बात अगर करता है तो ये अलग है, और ये तीनों एक हैं। ठीक है, तो ये आंसर इसका होगा 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सूटेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अ शूज कंपनी टू प्लान इट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन? अब यहाँ पूछ रहा है जूता कंपनी उत्पादन और वितरण की योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सर्वोपयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन है? तो इसका हो जाएगा मोड, क्योंकि जब वो देखेगा कि किस साइज़ के शूज जो हैं ज़्यादा बिक रहे हैं, किनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वैसे ही वो करेगा काम ना। एवरेज तो करेगा नहीं, कि एवरेज जब करेगा तो उसको फ़ायदा क्या होगा? मीडियन तो कर नहीं सकता, तो उसे मोड करना होगा, क्योंकि जो भी जिसकी भी फ्रीक्वेंसी, जैसे हम बोलते हैं ना ये शूज़ जो है बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही नेम फेमस है, बहुत बड़े बड़े हीरो इसे पहनते हैं, तो मुझे भी पहनना चाहिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे पहन रहे हैं, तो ये फैशन में है,
तो हम उसे देखते हैं। क्यों कहते हैं फैशन में है? क्योंकि बहुत सारे लोग पहनते हैं। उसके साथ जो शूज़ है वो बहुत लोगों के द्वारा यूज किया जा रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं कि वो फैशन में है, यानी कि फ्रीक्वेंसी में है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो बहुलक होगा, बहुलांक। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ IQ वॉज फर्स्ट गिवन बाय, हमने ये बताया था, अल्फ्रेड बिनेट। द पर्पस ऑफ ओपनिंग नवोदय विद्यालय इज़ टू डेवलप रूरल टैलेंट। ये जो हुआ था रूरल टैलेंट के लिए। अभी भी नवोदय विद्यालय आपने पता होगा कि 6th and 9 और 11th क्लास में 3 बार इसका एग्ज़ाम होता है। बच्चे को इसमें, जो रूरल एरिया के टैलेंटेड बच्चे होते हैं, किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए ये अरेंजमेंट किया गया है। द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ 1916। ठीक है। और मैं एक और बात बता दूं कि आपको क्या करना है कि BHU का जो थोड़ा उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो BHU के बारे में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में कुछ लिखा हुआ है, जो इंट्रोडक्शन दिए गए हुए हैं, जो इसके बारे में हिस्ट्री है, कब इस्टेब्लिश हुआ, कैसे हुआ, एनी पेशेंट जो है इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। BHU www.bhu विकिपीडिया करके आप ढूंढ सकते हैं, वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको टेलीग्राम पे, या डोंट वरी, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। द फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज ओपन एट, ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ था, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। मैंने आपको बताया था फर्स्ट कौन सा है, कोलकाता है। ठीक है। देखिए कैसे क्वेश्चन आपको अब रिपीट किया हुआ क्वेश्चन मिलता है। मैं आपको बता दूं, आप बहुत मेहनत कर रहे हो तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि क्वेश्चन आपको बस मेहनत जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो। ये नहीं कि मैं बता रही हूँ तो आप पढ़ाई में ढील कर दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं BHU में, क्वेश्चन होते हैं हर ईयर, प्रत्येक साल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें मैक्सिमम 50%, एटलीस्ट 50% क्वेश्चन तो रिपीटेड होते हैं। कुछ एज इट इज क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और कुछ को घुमा करके पूछ जाते हैं। ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया जाता है, क्वेश्चन को ऑप्शन बना दिया जाता है। ठीक है। तो आपको बस हर क्वेश्चन को एनालिसिस करके पढ़ना है। ये हर क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारना है। आपको रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, आप रट्टा मार भी लोगे भूल जाओगे। आपको एनालाइज करके इसको पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, सोच के पढ़ना है, हर पॉइंट को माइंड में रखना है। ठीक है। The report towards an enlightened and human society was the report of the committee headed by, किसने दिया था? तो ये दिया था आचार्य राममूर्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइटल ऑफ द फेमस एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट इज, अब यहाँ पे देखिए प्रसिद्ध शिक्षा आयोग। शिक्षा आयोग, जैसे मैंने फर्स्ट में ही बोला था, आपको सारे शिक्षा आयोग के रिपोर्ट्स, क्या रिकमेंडेशन है, थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा। और वैसे मैं आपको क्विज के दौरान आपको करवा दूंगी, जो 1 आंसर क्वेश्चन होंगे आपको देने पड़ेंगे, तो वहाँ पे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो इसका जो था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ये आंसर है इसका। लर्निंग टू बी आपको पता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में डालेंगे, बताएंगे लर्निंग टू बी किस कमीशन का रिपोर्ट का नेम है, टाइटल है, किस रिपोर्ट का टाइटल है, यानी किस कमीशन के द्वारा दिया गया रिपोर्ट का टाइटल है। ठीक है। लर्निंग टू बी और लर्निंग विदाउट बर्डन भी। ओके। आपका ये 2 टास्क रहा कि आपको बताना है कि लर्निंग विदाउट बर्डन और लर्निंग टू बी किस कमीशन का रिपोर्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट वॉज फर्स्ट टू सेट अप एन ओपन यूनिवर्सिटी। तो ओपन यूनिवर्सिटी पूछ रहा है, सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना भारत के किस राज्य में की गई थी। देखिए ओपन विश्वविद्यालय नहीं, वो विश्वविद्यालय तो हुआ था कलकत्ता में, लेकिन ये पूछ रहा है ओपन विश्वविद्यालय की स्थापना, तो ये कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में। ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन बाय द टीचर में फॉर्म अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव एजुकेशन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म recruits typist only when each of their typist of at least 60 word per minute. This evaluation is,
क्या होगा, क्राइटेरिया रेफरेंस। ये मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि ये मैंने बताया था। और देखिए गीता के नाम पे यहाँ पे क्या नाम दिया, टाइपिस्ट का नाम दिया। अगर आपने 2010 का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कैसे रिपीट हुआ है। द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वॉज हेडेड बाई एल मुदालियर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड अ मल्टी फैक्टर थियोरी ऑफ इंटेलिजेंसी, तो ये दिया है जेपी जीन पॉल जॉ पॉल गिलफोर्ड ने, ठीक है, मल्टी फैक्टर थियोरी। फिर द थियोरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वॉज एडवोकेटेड बाई चार्ल्स डार्विन। ये जूलॉजी का है, लेकिन आपको डेवलपमेंटल जो आपको पढ़ने हैं, सॉरी आपको अगर इंटेलिजेंसी पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये पढ़ना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्योंकि जब उसमें गाल्टन की बात आती है तो गाल्टन जो है चार्ल्स डार्विन के नेफ्यू हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसिडेंट ऑफ वंस रिलेटिव पोजीशन इन द ग्रुप, वो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। जैसे वहाँ पे पोजीशन दिया था परसेंटेज रैंक, क्या था, परसेंटाइल रैंक, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स होगा क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन पूछ रहा है। ओके, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मज़े करिए, बारिश हो रही है और घर में रहें, सेफ़ रहें और अपना टेक केयर करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के यानी क्विज करने के लिए आप वहाँ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।